नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एसकेसी डिफेंस एकेडमी के अंदर। मेरा नाम है हिमांशु योगी और मैं आपका हिस्ट्री टीचर। और अब तक हमने हिस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। चलो उसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार वर्बली। तो सबसे पहले हमने पढ़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद में हमने पढ़ा वैदिक सिविलाइजेशन, उसके बाद में हमने पढ़ा कि कैसे कैसे है ना जो महाजनपद काल है उसका उदय हुआ, कितने जनपद से 16 जनपद थे, महाजनपद थे, उनके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद में हमने पढ़े जैन धर्म, उसके बाद में हमने पढ़ा बौद्ध धर्म। अब जब हमने महाजनपद पढ़े थे तो हमने उसके अंदर बहुत सारे महाजनपद पढ़े, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो महाजनपद है वो है मगध साम्राज्य, मगध महाजनपद। क्योंकि मगध ही एक ऐसा साम्राज्य था जहाँ पे ज्यादातर जो राजा हुए वो प्रसिद्ध हुए, उन्होंने ऐसे कार्य किए, उन्होंने जैन संगीतियाँ की, बौद्ध संगीतियाँ की, जिससे वो प्रकाश में आए और वहाँ पे अलग अलग वंश हुए। तो सबसे पहले आज हमारा टॉपिक हम डालें तो आज का हमारा टॉपिक है मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए मगध साम्राज्य और मेरे साथ में पढ़िए। किसी का कमेंट आया था कि आप बहुत तेज बोलते हो, मतलब फास्ट बोलते हो, तो थोड़ा स्लो बोला करो। इसके बाद मैं ट्राई करूंगा कि मैं स्लो बोलने की और स्लो पढ़ाने की कोशिश करूं। उसके बाद में देखिए मेरी क्या आदत है थोड़ा तेज बोलने की, फट 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 फट। आप सब लोगों के मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि इतने सारे महाजनपद थे तो उनमें सबसे जो ज्यादा चमका या फिर सबसे ज्यादा जो प्रकाश में आया वो मगध साम्राज्य ही क्यों था। तो इसके पीछे के 3-4 कारण है। क्योंकि एक तो उसकी भौगोलिक स्थिति वो बहुत अच्छी थी, मगध जैसे मतलब बीच में पड़ता था, उसका चारों तरफ कंट्रोल चल जाता था। और दूसरा क्या है कि उसके पास में क्या है कि गंगा की उपजाऊ भूमि थी। अब जहाँ से नदी बहेगी, जहाँ पे उपजाऊ भूमि होगी, वहाँ पे अच्छा धान होगा, अच्छी फसलें होंगी, अच्छी फसलें होंगी तो वो अच्छा व्यापार कर पाएंगे। अब अच्छा व्यापार कर पाएंगे तो उनके पास अच्छा खासा पैसा होगा। तो ये भी एक मेन कारण था। उसके बाद में वहाँ के जो राजनीतिक और सामाजिक ढांचे थे ना मगध के, वो बहुत अच्छे थे। वहाँ पे राजतंत्र भी बढ़िया था, वहाँ का जो सामाजिक लोगों का ढांचा था वो भी बहुत ही बढ़िया था, इसीलिए ये प्रकाश के अंदर आया। तो तीन कारण मैं आपको बता दिए मेन। और उसके बाद में जो चौथा कारण था वो ये था कि वहां से लोहा निकलता था। और उस जिस टाइम पे ये मगध साम्राज्य था उस टाइम पे लोहे के औजार वगैरह बनना स्टार्ट हो चुके थे और हम लोहे के औजारों का प्रयोग करने लगे थे, तो वहां से लोहा भी निकलता था। इसीलिए 4 कारण थे। एक, क्योंकि उसका भौगोलिक और सामाजिक ढांचा बहुत अच्छा था। दूसरा, कि वो गंगा की उपजाऊ भूमि के पास था। तीसरा, कि वो लोहा था वहां पे, लोहे के कारण। और चौथा, क्योंकि वो उसके जो राजा वगैरह थे वो वहां का जो राजतंत्र था वो बहुत अच्छा था। अब बात करें तो उस टाइम पे सबसे पहले इसकी कैपिटल क्या थी। सबसे पहले कैपिटल थी मगध साम्राज्य की, वो थी राजगृह या फिर गिरिवर्स, जो मैंने आपको बताया था। पर कालांतर में इसकी कैपिटल बदल के हो जाती है पाटलिपुत्र। तो चलो मोटी मोटी बातें जो मैंने आपको बताई पहले तो वही दिखा देता हूँ। यहाँ से क्या हुआ, गंगा की उपजाऊ भूमि। विशेष क्या है अभी मगध साम्राज्य में, विशेष, इसको विशेष करके लिख लो, विशेष। उसके बाद में दूसरा पॉइंट ये है कि वहां पे लोहे की प्राप्ति। तीसरा कारण ये कि वहां पे क्या हुआ था, वहां का सामाजिक व राजनीतिक ढांचा अच्छा था। उसके बाद में मगध की जो भौगोलिक स्थिति वो श्रेष्ठ थी। भौगोलिक मतलब जियोग्राफिकली वो बहुत एक अच्छी लोकेशन का था। भौगोलिक स्थिति श्रेष्ठ थी। ठीक है, ये 4 पॉइंट आपको लिखने हैं। उसके बाद में उसकी उस टाइम पे राजधानी क्या थी, राजधानी भी लिख लो। राजधानी थी राजगृह या फिर गिरिवर्ज। राजधानी थी राजगृह है या फिर गिरिवर्ज। उसके बाद में बात करें कालांतर में राजधानी क्या थी उसकी, कालांतर में राजधानी पाटलिपुत्र हो गई, पाटलिपुत्र। आज तो मेरे को लग रहा है कि मैं धीरे ही बोल रहा हूँ और मेरी आवाज भी सही आ रही होगी आपको, क्लियर, और बोर्ड भी एकदम साफ दिख रहा होगा। अब हम लोग बात करें तो कि मगध के अंदर प्रमुख राजवंश कौन कौन से हुए। तो मगध के अंदर बहुत सारे राजवंश हुए थे, पर जो सबसे पहले जो राजवंश आए थे प्रमुख वो था हर्यक, नंदवंश,
और शिशुनाग वंश। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज हर्यक, उसके बाद में पढ़ेंगे नंदवंश, उसके बाद में पढ़ेंगे शिशुनाग। तो आज है ना हम ये 3 वंश पढ़ने वाले हैं। धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा। मगध साम्राज्य के 3 वंश कौन कौन से? हर्यक, नंद, शिशुनाग। अब चलते हैं सबसे पहले हर्यक की ओर। ये दो मैंने गलती से लिख दिया, ये तीसरे नंबर पे आएगा ना, नंद वंश यहाँ पे आएगा, नंद वंश। ओके, इसको हसीन भी बोलते हैं वैसे, नहीं हसीन शिशुनाग को बोलते हैं, हसीन वंश। ठीक है, हर्यक, शिशुनाग और नंदवंश। तो हर्यक के बारे में आपको मोटा मोटा पता ही होगा कि हर्यक की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने की थी। और उसका जो राज्य वेद था जीवक, बिंबिसार, और ये जीवक है ना, बौद्ध धर्म के अंदर मैंने आपको कल पढ़ाया था कि वो बौद्ध धर्म का एक शिष्य था, महात्मा बुद्ध का बहुत ही मतलब राज्य वेद था, जो शिष्य था। बिंबिसार जैन व बौद्ध धर्म दोनों का क्या था? अनुयायी था। उसने जैन संगीति भी करवाई, उसने बौद्ध संगीति भी करवाई। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हर्यक वंश, ये दोनों हटा देते हैं। तो अब बात करते हैं हर्यक वंश की। तो हर्यक वंश के बारे में कहा जाता है कि भाई पितृहंता वंश था। मतलब इसके अंदर जितने भी राजा हुए ना, वो ऐसे डायरेक्टली नहीं बने कि पापा की मृत्यु हो गई उसके बाद में नया बेटा जो है वो राजा बना। इन्होंने ना राजा बनने के चक्कर में अपने बाप को ही खत्म कर दिया, बाप को खत्म किया राजा बने, बाप को खत्म किया राजा बने। तो इसके 3 मुख्य राजा मिलते हैं। पहला बिंबिसार, दूसरे मिलते हैं अजातशत्रु, और तीसरे वैसा में मिलते हैं कौन है? उदयन। तो सबसे पहले हम देखें बिंबिसार। तो बिंबिसार का क्या था? बिंबिसार ने स्थापना की थी हर्यक वंश की, संस्थापक। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ लेते हैं हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो बिंबिसार ने की थी। बिंबिसार ने मतलब पत्नियों के आधार पर, मतलब जैसे किसी रानी से शादी कर ली, उसके आधार पर अपना राज्य स्प्रेड किया। बिंबिसार ने वैवाहिक आधार पर राज्य बढ़ाया या फिर विस्तार किया। अब ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी एक और बात लिख लो। बिंबिसार का उपनाम क्या था? बिंबिसार का उपनाम था श्रोणिक। देखो, बिंबिसार संस्थापक था हर्यक वंश का। उसके बाद में बिंबिसार ने वैवाहिक आधार पर राज्य बढ़ाया और विस्तार किया। मतलब कि ये क्या करता था? किसी राज्य की, किसी वंश की बेटी से शादी कर लेता था वहां की। तो जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे जयपुर की जोधा थी, या फिर उनको जोधाबाई थी। तो जोधाबाई से क्या अकबर ने शादी की थी। अब अकबर ने शादी की तो मतलब एक डोमिनेंस तो आ गया ना अकबर का वहां पे। तो उसी प्रकार क्या की थी बिंबिसार ने की। इनकी 3 प्रमुख पत्नियों का नाम मिलता है। एक तो चेलना थी, और प्रथम, और दूसरी थी महाकोशला। उसके बाद में तीसरी थी खेमा। महाकोशला और खेमा का बौद्ध की जो शिष्य थी उनके अंदर भी नाम मिलता है। चेलना का वंश था लिच्छवी वंश की थी, है ना। और लिच्छवी वंश उस टाइम पे काफी इंपॉर्टेंट था। लिच्छवी वंश की काफी सारी राजकुमारियां हुई हैं जिनके साथ मगध वालों ने शादियां की है। और लिच्छवी वंश की कौन थी? लिच्छवी वंश की वो थी जो जैन धर्म के संस्थापक थे, उनकी मम्मी भी लिच्छवी वंश की ही थी। हर्यक, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। सबसे पहले बिंबिसार पढ़ा, संस्थापक थे ये। बिंबिसार ने वैवाहिक आधार पर राज्य का विस्तार किया, बढ़ाया। हाँ, उसके बाद में बिंबिसार का एक बिंबिसार का क्या था? बिंबिसार का राज्य वेद है।
बिंबिसार का राजवैद्य जिसका नाम क्या था? जीवक। कल भी पढ़ाया था बौद्ध धर्म में, और ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का अनुयायी। वैसे ये दोनों ही अनुयायी किसके थे? बौद्ध धर्म के ही थे, बिंबिसार और ये जीवक। और जीवक को अपॉइंट क्यों किया था? उसको राजवैद्य क्यों बनाया था? चंड प्रदोत की इलाज के लिए, की चिकित्सा के लिए, चिकित्सा के हेतु, है ना। और ये बिंबिसार जैन व बौद्ध धर्म दोनों का अनुयायी था। यहाँ पे लिख लेता हूँ पॉइंट बना के, बिंबिसार जैन व बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार जैन व बौद्ध धर्म दोनों का अनुयायी था। और बिंबिसार का राजवैद्य था जीवक, जो कि बौद्ध का अनुयायी था। चंड प्रदोत की चिकित्सा के हेतु उसको अपॉइंट किया गया था। मैंने आपको बताया कि ये ना पितृहंता वंश था, पितृहंता, जो अपने फादर की हत्या कर देते हैं, वो वाला वंश था। तो बिंबिसार की हत्या किसने कर दी? अजातशत्रु ने कर दी। और अगला राजा कौन बन गया? अजातशत्रु। अजातशत्रु क्या बन गया? अगला राजा बन गया। बिंबिसार के बारे में ये बातें तुम लिख लेना। बिंबिसार की हत्या किसने की? अजातशत्रु ने। अब हम पढ़ेंगे अजातशत्रु। अजातशत्रु, तो इसके बारे में पहली लाइन लिखो कि ये मगध का क्या था? पूरे मगध का पहला पितृहंता शासक, पहला पितृहंता शासक, जिसने अपने बाप को मारा था मगध में पहली बार। वो कौन था? अजातशत्रु था। उसके बाद में राजा बन गया था। उसके बाद में अजातशत्रु का उपनाम क्या था? उपनाम था इनका कुणिक, इनका उपनाम था। और ये क्या थे? जैन व बौद्ध धर्म दोनों के पोषक थे। जैन व बौद्ध धर्म के पोषक। और इन्होंने ना एक बौद्ध संगीति भी कर थी, बौद्ध संगीति का आयोजन किया, बौद्ध संगीति का आयोजन किया, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया। प्रथम बौद्ध का तो नहीं किया, पर बौद्ध संगीति का आयोजन किया। प्रथम भी लिख लो, है ना, प्रथम का ही किया था। प्रथम बौद्ध संगीति कल ही पढ़ाई थी। किसने किया था प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन? अजातशत्रु ने किया था। मगध का पहला पितृहंता शासक, उपनाम कुणिक, जैन व बौद्ध धर्म के पोषक कहा जाता है। बौद्ध संगीति का प्रथम बौद्ध संगीति का इन्होंने आयोजन किया था। ये इनके बारे में मुख्य बातें मिलती है। और बात करें, इनको पुत्र उदयन ने उड़ा दिया, उदयन ने इनकी हत्या कर दी थी। अब हम पढ़ेंगे उदयन। अरे यार, मैंने एक चीज तो तुम लोगों को लिखा ही नहीं, इसका टाइम पीरियड लिख लो पहले, है ना। 544 ईसा पूर्व से लेके 412 ईसा पूर्व तक था हरि एक। उसके बाद हम बात करें अपन उदयन की। उदयन ने भी अपने पापा को मार दिया। तो उदयन के बारे में एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज थी, वो क्या थी? इसने ना पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया था, पाटलिपुत्र ही बसाया था। पाटलिपुत्र बसाया था इन द सेंस कि पाटलिपुत्र की स्थापना की थी इन्होंने। पाटलिपुत्र की इसलिए पूछ ले कि कोई भाई पाटलिपुत्र जो कि एक मगध साम्राज्य का मेन राजधानी रही, उसकी स्थापना किसने की? तो उदयन ने की। पाटलिपुत्र की स्थापना की। इनके पिता का नाम क्या था? अजातशत्रु। उसके बाद में इसका जो अन्य नाम मिलता है वो क्या है? कुसुमपुर। और अभी ये क्या है? आधुनिक पटना। आधुनिक पटना है, वही क्या है? पाटलिपुत्र था। तो उदयन के बारे में यही मिलती है और जानकारी हमें
और उदयन यहीं पे खत्म होता है। इसने भी अपने बाप को मार दिया था। अब इनके जो लास्ट अंतिम शासक थे उनका नाम क्या था? हर्यक वंश के लास्ट अंतिम शासक का नाम था, उसके लास्ट अंतिम नागदशक। नागदशक था नाम हर्यक वंश के अंतिम शासक का, नागदशक। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था, ये आप लिख लेना। अब बात करें अपन शिशुनाग वंश की। देखो हर्यक वंश मैंने तुम्हें पढ़ाया, सबसे पहले हर्यक वंश को मैं रिपीट कर रहा हूँ। हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से लेके 412 ईसा पूर्व तक रहा। हर्यक वंश एक पितरहंता वंश था। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। हर्यक वंश का पहला राजा भी बिंबिसार था। वो जैन व बौद्ध धर्म दोनों का अनुयायी था। उसका एक राज्य वैद्य था जिसका नाम था जीवक, और चंड प्रदोत की चिकित्सा के लिए उसको अपॉइंट किया गया था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर क्या किया? राज्य का विस्तार किया। उसकी 3 पत्नियों का नाम मिलता है, एक थी चेलना, एक थी महाकोशला, एक थी खेमा। चेलना का वंश था लिच्छवी, और ये जो महाकोशला खेमा वगैरह थी ये ना बौद्ध की भी शिष्य थी। बिंबिसार भी बौद्ध का शिष्य था, और दूसरा जो अजातशत्रु है वो भी बौद्ध का शिष्य था। अब अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की मृत्यु करके राजा बनता है। राजा बनने के बाद में उसने क्या किया? उसने भी बौद्ध की जो प्रथम संगीति है उसका आयोजन किया, और उसके बाद में उसका जो बेटा है उदयन वो उसे मार देता है। उदयन राजा बनता है। उदयन ने राजा बनकर क्या किया? पाटलिपुत्र नाम का नगर बसाया। पाटलिपुत्र नगर बसाया, उसका प्रेजेंट में उस टाइम पे नाम दूसरा मिलता था कुसुमपुर, और फिलहाल वो आधुनिक पटना है। और उसके बाद में जो नागदशक था वो हर्यक वंश का अंतिम शासक था। अब अपन बढ़ते हैं आगे की ओर, और आगे का कौन सा है? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, इसके भी मेनली 1 2 3 ही राजा हैं जो कि मैन हुए थे। ये भी बड़ा छोटा सा है, अभी कंप्लीट करा देंगे। इनके क्या होता है कि इन वंशों के है ना मेन जो चीजें होती है वो होते हैं संस्थापक पूछे जाते हैं, अंतिम राजा पूछा जाता है, और इन्होंने अगर कोई राजधानी बदली हो, कोई नगर बसाया हो तो वो पूछा जाता है। इनके 3 मेन राजाओं की बात करें तो शेषुनाग, कालाशोक, काला मेरा काला है सरदार, गोरिया नु दफा करो मेरा काला है सरदार। नंदीवर्धन जी। सबसे पहले हम बात करें शेषुनाग की। ये छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा। इसका अपन राज्य कितने साल तक चला था? 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक चला। मतलब 12 साल ये, 56 साल वो, तो जोड़ दो इसको, कितना जाएगा? 68 ईयर्स। 68 ईयर्स कोई ज्यादा समय नहीं है। तीन जने इनकी तो 3 मतलब बोलते 3 जनरेशन आ गई 68 ईयर्स के अंदर। शेषुनाग वाज द संस्थापक, ये संस्थापक थे, इसीलिए याद करना जरूरी है कि भाई शेषुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शेषुनाग ही था, संस्थापक था। और इसने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? राजधानी बनाई थी वैशाली। अब उसके बाद में बात करें कालाशोक का। कालाशोक, इसका दूसरा नाम बनता है एक काकवर्ण, बनता है काकवर्ण। और इनके बारे में क्या बनता है कि इन्होंने द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित की थी। उसके अंदर जो ये स्टूडेंट थे उसके अंदर भी मैंने आपको लिखाया था, कल भी पढ़ाया था, बौद्ध धर्म के अंदर आयोजित की थी। उस टाइम में मैंने ये सेम गाना गाया था, काला सो काला। और इन्होंने पाटलिपुत्र को क्या बनाया? राजधानी बनाई। पाटलिपुत्र राजधानी बनाई। हो गया। और उसके बाद में बात करें नंदीवर्धन, तो नंदीवर्धन अंतिम शासक था। अंतिम शासक था किसका? शिशुनाग वंश का। तो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। हर्यक पढ़ लिया, शिशुनाग पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं नंदवंश। नंदवंश की बात करें ना तो नंदवंश का क्या सिस्टम था कि नंदवंश वैसे जो अपने बाल काटने वाले होते ना वो वंश था भाई। वो उनमें से एक महापद्मानंद, जैसे कि आपको बताऊं तो तीसरा है नंद वंश। स्थापना किसने की नंद वंश? सबसे पहले इसका टाइम पीरियड 344 से लेके 322 ईसा पूर्व था।
अब इसके टाइम पीरियड से आप देख सकते हो कि कितने साल चला होगा, 22 साल चला है। उसके बाद में इसके पहले राजा की बात करें, महापद्मानंद। महापद्मानंद, इनके बारे में दो चीजें मिलती है। एक तो ये संस्थापक थे, संस्थापक थे इस वंश के। और अष्टाध्यायी के जो लेखक है ना, पाणिनि, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि, अष्टाध्यायी के जो लेखक है ना पाणिनि, वो क्या करते थे, वो इनके दोस्त थे, मित्र थे, इनके मित्र थे। हो गया इनके बारे में ये। उसके बाद में क्या है कि ये जो वंश है ना, इसने 22 साल के लिए रहा था। एक्चुअली क्या था कि इस वंश के अंदर एक ऐसा राजा हुआ, महापद्मानंद ने इसकी स्थापना की। अष्टाध्यायी के जो लेखक थे पाणिनि, इनके मित्र थे। और भी इनके मेन मित्र थे जिनका नाम मिलता है वो इनके नंद वंश में एक राजा मिलते हैं अपने, धनानंद। धनानंद और धनानंद के बारे में क्या है, इनका क्या थे, ये अंतिम शासक थे, अंतिम शासक थे नंदवंशी। और इनका दूसरा नाम क्या था, अगरमिज। अगरमिज इनका नाम था। उसके अलावा जैसे कि आप देखो 22 साल का राज्य चला, तो उसके अंदर एक दो ही शासक होंगे और ज्यादा नहीं। धनानंद अंतिम शासक था, महापद्मानंद संस्थापक थे। धनानंद का क्या किया था, किसने पतन किया था, सबसे पहले इस पे क्या हो गया, सिकंदर का आक्रमण हुआ था मगध पे। उस टाइम पे राजा कौन था, धनानंद ही था। सिकंदर का आक्रमण। और उसके बाद में इसका जो पतन है इस वंश का किसने किया था, चंद्रगुप्त ने इसका पतन कर दिया था। चंद्रगुप्त ने पतन किया। हालांकि चंद्रगुप्त ने पतन नहीं किया, पतन ये जो धनानंद है ये अपने लखनऊ से हुए थे। जैसे कि मैं आपको इनकी स्टोरी बताऊं तो धनानंद शासक था मगध का, और इनके पिता या फिर इनके दादा जो महापद्मानंद ने इनकी स्थापना की, संस्थापक थे किसके, नंद वंश के। अब नंद वंश क्या था कि एक बाल काटने वाला नायिका था। अब यार ये बन गए राजा, ये कैसे ना कैसे करके राजगद्दी पे बैठ गए मगध की। अब उसके बाद भी क्या करते थे, बाल काटते थे, मतलब लोगों के दिन के अंदर सबसे पहले उस तरह के बाल काटते। तो कई बार इनमें मतलब बहुत ज्यादा एटीट्यूड था इनके अंदर, और बहुत ज्यादा ये मतलब क्रूशियल राजा था एक टाइप से। तो कभी किसी की खोपड़ी उड़ा देता, कभी किसी का कुछ कर देता, मतलब उल्टे ही काम किए, प्रजा को राजी करने वाला एक भी काम नहीं किया। और उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि जैसे कि एक बहुत ही महान अपने व्यक्ति हैं चाणक्य आर्यभट्ट जिनका नाम है, तो वो अर्थशास्त्री थे, सबको पता है। तो उन्होंने पढ़ाई की थी तक्षशिला यूनिवर्सिटी से। तो वो इनके पास आए, इनके दरबारी बनने इनके पास आए सबसे पहले। तो उसके बाद में जब चाणक्य इनके यहाँ आए थे, तो हुआ क्या था कि चाणक्य ने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि कौन हो, मतलब मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ। तो ये धनानंद के अंदर तो वैसे एटीट्यूड आया था। तो पहले तो है ना ऐसे धनानंद के पास एक खबर पहुंचाएगी, जब चाणक्य उनके दरबार में गए तो उनके पास खबर पहुंचाएगी कि ये चाणक्य नाम का व्यक्ति है। अब चाणक्य क्या कि काफी विद्वान था, तो चाणक्य को जानते सब थे, पर फिर भी इसने वेट करवाया, बोला कि उसको बोलो इंतजार करे, अभी मैं मिल नहीं सकता। फिर काफी देर बाद में जब ये मिलने आए तब चाणक्य का इन्होंने क्या किया, अपमान किया। चाणक्य ने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि भाई मैं ऐसे ऐसे हूँ, तक्षशिला यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हूँ, अर्थशास्त्री, आई एम द इकोनॉमिस्ट, तो मुझे आपके कोर्ट के अंदर रख लो। या फिर मतलब इनको एक सलाह ही देने आए थे और इनको अच्छा ही बताना आए थे, पर इनके एटीट्यूड के कारण जो इन्होंने अपमान किया, इन्होंने लास्ट में क्या किया, चाणक्य को धक्का दे दिया था। अब चाणक्य को धक्का दिया था, आप सबको पता है चाणक्य एक चोटी रखते थे और वो चोटी खुल गई थी, उनकी जटा, उनके केश खुल गए थे। तो उन्होंने एक प्रण लिया था कि जब तक मैं ये नंद वंश को मिटा नहीं दूंगा ना, तब तक अपनी मैं शिखा नहीं बांधूंगा, अपनी चोटी नहीं बांधूंगा। तो उसके बाद में है ना चाणक्य जंगल की ओर निकले, तो उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य मिले कैसे, जंगल की ओर निकले थे। और जंगल की ओर जब गए तो उनको ऐसा व्यक्ति चाहिए था जिसके अंदर क्या हो, अक्ल भी हो, तेज भी हो, साहसी भी हो। तो हुआ क्या कि एक शिकारी था, उसके पास एक कुत्ता था, और एक तरफ में चंद्रगुप्त मौर्य था। अब चंद्रगुप्त मौर्य कोई अमीर परिवार से नहीं आता, एक सामान्य लड़का था जिसको उसके माँ बाप ने पैसे के लिए बेच दिया था। अब शिकारी उससे तो गुलामी करवाएगा, कोई राजा तो उसको बनाएगा नहीं। तो जब वो जंगल से गुजर रहे थे चाणक्य, तो उसके बाद में उन्होंने क्या देखा कि एक लड़का है जो कि मतलब जिसका कंपटीशन करवाया जा रहा है कुत्ते के साथ, किसी बर्ड को पकड़ने के लिए। क्यों करवाया जा रहा है,
ताकि ना उसको रोटी मिल सके, क्योंकि वो शिकारी था, वो उसको खाना नहीं देता था। वो उससे कंडीशन रखी कि पहले जाओ, ये कार्य करके आओ, और जो कुत्ता या फिर तुम में से जो पहले करेगा उसको रोटी मिलेगी। तो वहां पे चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाता है। और ये सब कहानी जो है देख के चाणक्य देख रहा होता है एक पेड़ के पीछे से, तो वो उसको राजा बनाने की सोचता है। वो उसको ना खरीद लेता है, उस जो शिकारी है उसको पैसे देकर खरीद लेता है। अब कितने में खरीदा, क्या खरीदा, ये सारी स्टोरी मैं आपको अगली क्लास के अंदर बताऊंगा। कल हम पढ़ेंगे विदेशी आक्रमण, यूनानियों के जो आक्रमण हुए थे और जो विदेशी आक्रमण हुए थे सिकंदर वगैरह, वो सब पढ़ेंगे। उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आज हमने क्या क्या पढ़ा वो हम एक बार देख लेते हैं। सिकंदर का भी आक्रमण हुआ था इनके टाइम पे, है ना। सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि है ना मगध साम्राज्य, उसकी भौगोलिक स्थिति वगैरह कि भाई वो इतना आगे क्यों बढ़ा, वहां पे ऐसा क्या हुआ। उसके बाद में अपने पढ़ा हर्यक वंश, उसके बाद में पढ़ा शिशुनाग वंश, और उसके बाद में पढ़ा नंदवंश। नंदवंश के अंदर पढ़ा अपन ने महापद्मानंद और धनानंद। धनानंद अंतिम शासक का संस्थापक कौन थे, महापद्मानंद, जो अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि के मित्र थे। उसके बाद में बात करें शिशुनाग वंश की, तो शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था, शिशुनाग था। उसके अंदर एक राजा हुए थे कालाशोक, जिनका काकवर्ण नाम भी मिलता है। उन्होंने द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था, और उन्होंने राजधानी किसको बनाया था, पाटलिपुत्र को बनाया था। उसके बाद में बात करें पाटलिपुत्र से पहले राजगिरी ही राजगृह और गिरिवंश जिसका नाम था वो ही राजधानी थी। उसके बाद में बात करें तो नंदीवर्धन था, वो अंतिम शासक था शिशुनाग वंश का। शिशुनाग वंश का टाइम पीरियड मिलता है 412 से लेकर 344 ईसा पूर्व, और नंद वंश का मिलता है 344 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व। उसके बाद में बात करें सबसे पहले हर्यक वंश की, तो हर्यक वंश का टाइम पीरियड मिलता है 544 से लेकर 412 ईसा पूर्व। और उसके बाद में अपन बात करें हर्यक वंश के राजाओं की, तो सबसे पहला बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु और तीसरा उदयन। और ये सारे क्या थे, पितृहंता वंश के नाम से इसको जाना था, एक पापा को मार के राजा बनते थे। और उदयन ने पाटलिपुत्र का बसाया था, ये हमें मोटी मोटी जानकारी। अजातशत्रु ने ना पहली प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था, ये मिलता है। बिंबिसार में क्या था, जैन व बौद्ध धर्म दोनों का अनिवार्य था। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। मैंने आपको मगध साम्राज्य के 3 वंश पढ़ा दिए। उसके बाद में कल अपन पढ़ेंगे विदेशी आक्रमण व चंद्रगुप्त मौर्य। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो, अगर आपको ये लेक्चर आज का सही लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।